सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था, वो जो प्लांट हैं वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाते हैं टोटल, उसे बोलते हैं जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अपनी ग्रोथ के लिए रेस्पिरेशन के लिए जो वो यूज कर लेते हैं, जिसे अपन आर के लिए लिखते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में यूज हो गया ग्लूकोज। तो उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी बची है वो एनपीपी है। अब जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है उसके लिए जो अवेलेबल फूड है वो क्या है बेटा, एनपीपी है। अब मान लीजिए उस ग्रासेज को रैबिट ने ईट किया है, तो रैबिट के अंदर अब उसके प्रेजेंसी की वजह से, उस फूड की प्रेजेंसी की वजह से अलग टाइप के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट मसल्स के अंदर फॉर्मेशन होते हैं जो कि नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के यूज के होते हैं। तो उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास by the heterotrophs or consumers per unit time, and area is known as the secondary productivity. It is available to the carnivore level. ये बात समझ में आएगी क्या सब बच्चों के? मेरी बात समझ में आई आपके? क्या हुआ बेटा कि ग्रासेज ने जो फूड बनाया था टोटल, उसको तो कहा हमने जीपीपी, फिर ग्रासेज ने रेस्पिरेशन के रूप में जो यूज कर लिया, उसको माइनस करने के बाद जो है वो बना एनपीपी। और इस एनपीपी से जो पार्ट है वो रैबिट ने यूज किया, तो रैबिट की बॉडी में जो नए प्रोटीन्स बने हैं, नए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि आगे के ट्रॉपिक लेवल, यदि उसको फॉक्स ने खाया है रैबिट को, तो फिर उसके बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय द हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर एज per unit time and area is known as a secondary productivity. It is available to the carnivore level. Community productivity, it is the rate of the net synthesis of the built up of the organic matter by community per unit time and area. Ecological efficiency, tropical level की बताया था मैंने आपको, the percentage of the energy converted into the biomass by the higher tropical level over the energy of the food resources available at the lower tropical level is called as the ecological productivity या ecological efficiency कहा जाता है। ecological efficiency का मतलब क्या हो गया, जैसे 10% लो हमने बताया था, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट इनटू द बायोमास बाय द अदर हायर ट्रॉपिकल लेवल ओवर द एनर्जी ऑफ द फूड रिसोर्सेज अवेलेबल एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ये फॉर्मूला है इसका। यहां से नीट का हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इकोलॉजिकल इफिशियंसी कैसे निकालेंगे अपन। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द बायोमास एट द ट्रॉपिकल लेवल अपॉन एनर्जी प्रेजेंट इन द बायोमास एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल इनटू द 100। तो एनर्जी कन्वर्ट हुई आपके इनटू द बायोमास एट ट्रॉपिकल लेवल, किस ट्रॉपिकल लेवल में, और लोअर ट्रॉपिकल लेवल में क्या था, और इनटू द 100 कर देंगे तो इकोलॉजिकल इफिशियंसी निकल के आती है। फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी क्या है, अल्टीमेटली जो फूड बना रहे हैं प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा ही बनाते हैं। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन इंसिडेंशनल सोलर रेडिएशन इनटू द 100, जो जीपीपी है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उस अपॉन क्या किया आपने, इंसिडेंट टोटल जो सोलर रेडिएशन है इंटू 100 किया, तो फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी आ गया। देन नेट जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी का, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ जीपीपी में माइनस आर कर देंगे तो एनपीपी आ जाएगा अपॉन, हाँ जीपीपी इंटू द 100, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन एक्चुअली में रिवर्स होता है। किसी भी लार्ज एनिमल की डेथ हो जाती है या प्लांट का जो है कोई पार्ट डिटेच हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में डिकम्पोजर्स का अपना काम होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स बाय द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स सो एज टू द प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉर द रिसाइकलिंग, वापस रिसाइकिल होने के लिए। तो डिकम्पोजिशन क्या बेटा, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन, दोनों चीजें हैं, फिजिकल भी यहां पर केमिकल भी।
of the complex organic remains by the organism called the decomposers so as to the produce the inorganic raw materials, carbon dioxide, water, minerals, etc. for the recycling. ये देखिए आप, एक एनिमल की डेथ हो गई और एनिमल की डेथ होने के बाद जंगल में इसकी हड्डियां वगैरह या मांस जो भी है वो सब किस तरह से वापस सॉइल के अंदर चला जाता है. द मेजर साइड ऑफ डिकम्पोजिशन इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, टेरिस्टीरियल हैबिटेट एंड बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज. अल्टीमेटली जब भी कोई डिकम्पोज होगा तो अपर लेयर जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे. जब रेनी सीजन होगा तो पानी के साथ में वो जो है उसके मटेरियल्स जमीन के अंदर बॉटम तक भी चले जाते हैं. फ्रेशली डिपोजिटेड ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल्स एंड इज कॉल्ड एज अ लीटर. ये लीटर की आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई कि फ्रेशली डिपोजिटेड जो ऑर्गेनिक मैटर है कॉन्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लो प्लांट का डिटेच पार्ट है, एनी ब्रांचेज है, एनिमल कंप्लीटली या उसका कोई पार्ट टूट करके गिर गया उसकी डेथ होने के बाद में, तो उस डिटेच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ लीटर. अब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है. क्लियर है बच्चों? ये देखिए आप, स्पीसीज 1 ओक, स्पीसीज 2 पाइन. कैनोपी कवर कितना एरिया ने कवर किया हुआ है, और ये लीटर वाला पार्ट, लीटर बैग, और ये रूट एक्सुडेट्स, और अल्टीमेटली सॉइल के अंदर जो है वो मिनरल्स वापस रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो ये मैंने आपको ये ओक प्लांट बताया है और इधर ये पाइन प्लांट है. डेट्रिटस इज द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर. आपसे पूछेंगे भाई व्हाट इज द डेट्रिटस. डेट्रिटस क्या है? ये डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द अबव ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड डेट्रिटस. या तो सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट होता है. अबव द ग्राउंड डेट्रिटस कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड प्लांट पार्ट, लीव्स है, ट्यूब्स है, बार्क है, फ्लावर है, या जो एनिमल्स हैं उनके एक्सक्रेटा हैं, या डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स से डेथ हो गई उनके जो पार्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं. बिलो ग्राउंड डेट्रिटस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट डेट्रिटस because it is a mainly composed of the dead roots. Underground organisms and their excreta also form a part below the ground detritus. Three types of process occur simultaneously during the decomposition of the detritus. क्या क्या हुआ था थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद में लीचिंग होगा, वेरी गुड. मतलब अल्टीमेटली जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स का ही फिर क्या किया जाता है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक बात हो गई? बात हो गई ठीक? चलो, ये स्टेप्स हैं, ये डेड एनिमल्स जो आपको दिख रहा है यहां पर. स्टेप डिकम्पोजिशन नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन है, नंबर 2 लीचिंग है, नंबर 3 कैटाबोलिज्म है, नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन है, और नंबर 5 मिनरलाइजेशन है. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है जी? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो डेड पार्ट है उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक पार्ट में छोड़ना. ये किसने बताया? मैंने तो बताया नहीं बात. ओढ़ने गिनोड़ने वाली बात तो यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि बेटा ये तो फ्रेगमेंटेशन मतलब डिटेच पार्ट है. कोई भी प्लांट है, कोई एनिमल है, या कंप्लीट एनिमल है, या कंप्लीट प्लांट है, वो प्लांट जो है वो जमीन पर नॉन लिविंग की फॉर्म में आ गया, उसे बोलेंगे अपन फ्रेगमेंटेशन. छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके. अभी ओढ़ने की नोड़ने वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं आया है, वो तो बहुत बाद में आएगा. फिर लीचिंग है. अब लीचिंग के अंदर जो इसके जो सब्सटेंसेज हैं वो सोइल के अंदर गए. अब उन सोइल के जाने के बाद उनका कैटाबोलिज्म हुआ, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था वो सिंपल में कन्वर्ट हुआ. फिर आया ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ, और अब आया मिनरलाइजेशन. ये मिनरल्स फिर सोइल के अंदर एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे. ये देखिए आप, लीफ फॉल, एक पत्ती गिरी हुई है प्लांट से अलग, डिटेच हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया. ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आपका लीफ फॉल. दूसरा स्टेप आ गया आपका ये लीचिंग. ठीक है ना. और इसका डायरेक्ट जो है
माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन के द्वारा मिनरलाइजेशन भी, कुछ मिनरल्स आएंगे नीचे इसमें सॉइल के अंदर, कुछ सॉइल फौना कोलाइजेशन होगा, जैसे सूख जाएगी पत्ती यहाँ पर, ये तो फिजिकल फ्रेगमेंटेशन पे टूट जाएगी विंड के द्वारा, तो मिक्स विद द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर ये मिक्स हो जाती है। यहाँ पर ये ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन होने के बाद अब होगा इसमें वापस से मिनरलाइजेशन की प्रोसेस। तो मेन फेज इज द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। देखो ये हमारे पास ट्री ग्रो इन द सॉइल, ये यहाँ पर इनसाइड का डायग्राम है। ये ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड, some are eaten by the insect and the other animal, nutrients and the energy enter the food web, some nutrients leach into the soil by the chemical action, और फिर यहाँ से फंगस लग गया ऑर्गेनिक रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवॉर्म बैक्टीरिया, सोइल माइट और फंगस, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड by decomposers such as the fungi, bacteria, they begin to lose and become the litter। तो इस तरह से बेटा ये पूरा का पूरा जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। फ्रेगमेंटेशन वन बाय वन डिस्कस कर लेते अपन। तो स्मॉल इन्वर्टिब्रेट एनिमल लाइक द डेट्रियोरस है, फीड ऑन द डेट्रिटस, अर्थवॉर्म है, टर्माइट्स हैं, दे ब्रिंग अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, अ पार्ट ऑफ द डेट्रिटस ईटन बाय द डेट्रियोरस come out in the highly pulverized state in their facies. Due to the fragmentation during the eating and pulverization in the digestive tract, detritus change into the fine particles which have the large surface area। फिर आता है लीचिंग, ये नीट का क्वेश्चन है। लीचिंग के अंदर क्या होता है बेटा कि पार्ट ऑफ द सोल्यूबल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द फ्रेगमेंटेड एंड डिकम्पोज डेट्रिटस, कौन से सुगर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लीड्स टू अपर इनऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल बाय परकोलिंग वाटर। परकोलिंग वाटर का मतलब होता है जो पानी सॉइल में एंटर करता है। तो पार्ट ऑफ द सोल्यूबल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द फ्रेगमेंटेड एंड डिकम्पोजिंग द डेट्रिटस, सुगर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लीड टू अपर इनऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल बाय द परकोलिंग वाटर। कैटाबोलिज्म में इट इज कैरिड आउट द सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, they secrete digestive enzyme over the fragmented detritus, the enzyme change complex organic substances into the simple। अब यहाँ एंजाइम का रोल है, जो inorganic substances are also released into the process। the rate of catabolic action or breakdown of the different complex substances is the different। this differentiation decomposition produce the two substances। अब क्या बना हमारे पास, ह्यूमस बना। ह्यूमस मैंने बताया था आपको, जो ब्लैक कलर का वो बन जाता है हमारे डिकम्पोज लीफ का या किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मटेरियल। इसमें मैक्सिमम मिनरलाइजेशन होते हैं ह्यूमस के अंदर, एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज प्रोसेस रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन विच अकर्स इन द सॉइल। बारिश के दिनों में एक फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, पेड़ की जो पत्तियां सड़ी गली होती हैं, तो वो एक बेस्ट फर्टिलाइजर है। उसको आप जमीन में गाड़ दो इकट्ठा करके, और उसको आपके घर के अंदर भी जो है हम फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में अपने जो पोट्स वगैरह हैं, गमले हैं, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। हमारे घरों के अंदर जितने भी फ्रूट्स के छिलके हैं या जो सब्जियां हैं उनके जो छिलके निकलते हैं, रफेज निकलता है, मेथी पालक के डंठल निकलते हैं, केले के छिलके निकलते हैं, मूंगफली के छिलके निकलते हैं, इन सबको आप एक गड्ढे में कहीं कोना यदि है या कोई बकेट के अंदर डाल दो, फिर थोड़ी उसमें सोइल डाल दो, फिर थोड़ा ऐसा कचरा इकट्ठा होता है घर का वो डाल दो, फिर उसमें सोइल डाल दो, तो 2 या 3 महीने के अंदर वो बेस्ट जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बन जाते हैं, और वही उसको यूज करते हैं, उसे अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दिस डिफरेंशिएशन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस द टू सब्सटेंसेज ह्यूमस एंड द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन प्रोसेस रेस्पेक्टिवली ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन विच अकर्स इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन मैंने बताया था ह्यूमस का फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द partial decomposition of the detritus to form the humus। Humus is a dark colored amorphous partially decomposed organic matter rich in the cellulose, lignin, tannin, resin। ये सब प्लांट की जो सेल वॉल है उसके अंदर डिपोजिशन होता है। सेलुलोज तो प्रेजेंट होता ही, आप जानते हो सेल वॉल के अंदर, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निफिकेशन, लिग्निन हो जाता है, टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, एंड हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट द माइक्रोबियल एक्शन। It undergoes the decomposition at an extremely slow rate। Humus is the slight acidic। ये क्वेश्चन आया है नीट में। ह्यूमस जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका जो पीएच है वो 6 के आसपास होता है।
कोलोडियल एंड फंक्शन एज द रिजर्व ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। मिनरलाइजेशन लास्ट में, इट इज द रिलीज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ड्यू द प्रोसेस ऑफ द decomposition. They are formed along with the simple and soluble organic substances when digestive enzymes are poured our organic matter by the saprotrophic microbes. Saprotrophic microbes, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को यूज करते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेप्रोफाइट्स, वो सड़ी गली पत्तियां खाता है जिसे अपन अर्थवर्म या केचुआ कहते हैं या फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेट्रिटस इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं इसके कंट्रोल में। नंबर 1, केमिकल नेचर ऑफ द डेट्रिटस। डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस इज स्लो, इट कंटेन द लिग्निन, काइटिन, टेनिन, ये फिनोलिक्स हैं एंड सेलुलोज होता है बेटा इसके अंदर। इट इज द रैपिड इन डेट्रिटस प्रोसेस मोर ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, एंड वाटर सोल्यूबल रिजर्वायर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सोइल का जो पीएच है, डेट्रिटस आर फीवर इन द एसिडिक सोइल, मतलब जो 5.4 ये पीएच हमारी क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होती है। कभी भी पानी स्टोर नहीं होना चाहिए पॉट में या किसी भी गमले में, वो परकोलेट हो जाए। यदि गमले के अंदर पानी भरता है तो वो प्लांट खराब हो जाते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इज ऑल्सो स्लो इन सच सोइल, देयरफॉर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो इन द एसिडिक सोइल। पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पाइल्स अप ओवर सच सोइल। डेट्रियोरस क्या होते हैं? अबंडेंट इन द न्यूट्रल एंड स्लाइटली एल्कलाइन सोइल, while decomposers microbes are rich in the neutral and the slightly acidic soil. तो डेट्रियोरस आर अबंडेंट, तो डेट्रियोरस मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे आपको? न्यूट्रल एंड स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम के अंदर, जो सोइल के अंदर है। डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स जो हैं आर रिच इन द न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक सोइल। अब एक्चुअली में अलग अलग टाइप की क्रॉप के लिए भी डिफरेंट टाइप की सोइल्स होती हैं। तो एक तो काली मिट्टी होती है, आप जानते हो, जैसे मूंगफली वगैरह के लिए काली मिट्टी वगैरह यूज करते हैं अपन, और जो सरसों वगैरह होता है उसके लिए जो थोड़ी सी सैंडी जो सोइल है वो यूज किया जाता है। राइस और अपना जो वीट गेहूं वगैरह है, ब्राउन जो है उसमें उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर के ऊपर डिपेंड करता है क्रॉप का प्रोडक्शन। टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ±5 हो सकता है। उसमें उस टेम्परेचर में अभी फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग के लिए हाई टेम्परेचर हाई सनलाइट होना जरूरी है। तभी तो देखा ना सर्दियों में बहुत सारे गार्डन के अंदर फूल खिलते रहते हैं, तो धूप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उनको। छाया के अंदर या शेडो के अंदर जो फ्लावर के प्लांट लगाओगे आप तो उनकी फ्लावरिंग नहीं होगी या बहुत कम होगी। क्लियर है बच्चों? So temperature of the more than 25 degree Celsius decomposers are very reactive in the soil, has a good moisture and aeration. In humid tropical region, it does not take more than 3 to 4 months of the complete decomposition of the detritus. मतलब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है किसी भी डिटेच पार्ट को डिकम्पोज होने के लिए। जैसे जंगल में एनिमल वगैरह मर जाते हैं या प्लांट के पार्ट जो है गिर जाते हैं, तो 3 से 4 महीने में वो डेट्रिटस मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउएवर अंडर द लो टेम्परेचर कंडीशन, मान लो 10 डिग्री से कम है सॉइल के अंदर, तो रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन वेरी स्लो, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी ना बेटा। इवन द मॉइस्चर एंड एरिएशन आर ऑप्टिमम। मॉइस्चर, अब ऑप्टिमम मॉइस्चर हेल्प द क्यूकर डिकम्पोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। तो मॉइस्चर है ना, ये क्यूकर डिकम्पोजिशन, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंसी में ज्यादा डिकम्पोज की रेट जो है वो फास्ट होगी। Reduction in the moisture reduce the rate of decomposition as the areas of the prolonged dryness, the tropical desert है, otherwise the temperature is the quite high. Excessive moisture also impede the decomposition. Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate the decomposition through their effect on the activity of the soil microbes. Aeration, aeration का मतलब है वहां पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ द डिकम्पोजर्स एंड द डेट्रियोरस। अ रिड्यूस एरिएशन विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन।